हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। आप सबका मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि आप चाह कर भी एग्जाम में उसे ना तो छोड़ सकते हैं ना इग्नोर कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक रिच टॉपिक। रिच का मतलब ये है कि अपने नोट्स में उससे संबंधित जो भी मैटर मैं बताने जा रही हूँ, मैं समझाने जा रही हूँ, वो सब आपको नोट करना है और यहाँ से क्वेश्चनिंग होनी ही होनी है। इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई भी संदेह लेकर आप अपने मन में नहीं चलेंगे, कोई डाउट नहीं लेकर चलेंगे। आपकी पर्सनालिटी का जो पहला आपका थ्योरी था, टाइप थ्योरी, जिसमें 4 लोगों की थ्योरी थी, वो सब मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आपने अगर क्लासेस नहीं अटेंड किए तो पिछले वीडियो जाकर आप उनको जरूर देखें। और आज से आपका जो दूसरा जो सिद्धांत है वो शुरू होने वाला है, जिसे कहते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत, ठीक है। जैसे कि टाइप थ्योरी में 4-5 लोगों की थ्योरीज थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो कि अच्छे तरीके से एग्जाम में आती थी, उनके बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात आती है तो सीधा का सीधा हमारे माइंड में एक नाम रिकॉल हो जाता है, किसका? सिगमंड फ्रायड का। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। ये एक मनोविश्लेषणवाद जो है ये एक विचारधारा थी, तो इसलिए इसके अंतर्गत हम केवल और केवल सिगमंड फ्रायड की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके साथ साथ सिगमंड फ्रायड, उसके साथ साथ C.G. जुंग, और तीसरा है एडलर, ठीक है। तीनों के तीनों जो मनोवैज्ञानिक थे वो मनोविश्लेषणवाद जो एक विचारधारा थी उसके समर्थक थे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये एक मनोविश्लेषणवाद एक विचारधारा थी जिसने व्यक्तित्व से संबंधित अध्ययन किए और उन पर अपनी क्या की? व्याख्या की, और बताया कि किस तरीके से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ व्यक्तियों पर, यानी कि प्रौढ़ों पर, यानी कि जो प्रौढ़ थे उन पर अध्ययन किया, और अध्ययन के हिसाब से क्या किया? अपना रिजल्ट निकाला, ठीक। तो और रिजल्ट निकालने के बाद जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा थी, उन्होंने जो इसके मानने वाले थे, इन्होंने 3 बिंदुओं पर काम किया, ठीक है। फिर 3 बिंदुओं में बताने से पहले ये बात यहां पर क्लियर कर देती हूँ, स्पष्ट कर देती हूँ कि ये रिसर्च हुआ, रिसर्च के नतीजे कितने निकले? 3 निकले। उन्हीं के आधार पर इन तीनों लोगों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। एग्जाम में सबसे पहले तो क्वेश्चनिंग यही होती है कि मनोविश्लेषणवादी, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, सिगमंड फ्रायड, C.G. जुंग, एडलर, और उपरोक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं, या चौथा नाम किसी और का दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम छाटिए। मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, कौन नहीं है, या इस तरीके से। तो ये 3 नाम बिल्कुल आपको अपने रट लेने हैं, बिल्कुल याद कर लेने हैं कि मनोविश्लेषणवाद, सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक विचारधारा थी जिसने व्यक्तित्व से संबंधित अध्ययन किए, और उस विचारधारा को मानने वाले कितने मनोवैज्ञानिक थे? 3 मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड, C.G. जुंग और एडलर, ठीक है। फिर इन्होंने जो अध्ययन के आधार पर 3 निष्कर्ष निकाले, ठीक है, और निष्कर्षों को इन तीनों ने क्या किया?
जरूरी नहीं है कि इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर ही काम किया, मतलब कुछ ने 2 को माना, कुछ ने 3 को मान लिया, कुछ ने 1 को माना, लेकिन फिलहाल इन तीनों का जो सिद्धांत था वो इसी जो ये निष्कर्ष निकले इन्हीं के स्पष्टीकरण से संबंधित था। यानी कि इसी को इन्होंने स्पष्ट किया और अध्ययन किया और उसके आधार पर अपने निष्कर्ष बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो निष्कर्ष निकला अध्ययन में वो क्या था कि व्यक्ति के जितने भी व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो सब अभिप्रेरित होता है। ठीक है, कैसा होता है? अभिप्रेरित, यानी कि कहीं ना कहीं से उसे व्यवहार करने की प्रेरणा मिल रही है और जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है उस सब का कोई ना कोई अर्थ या मीनिंग होता है। आप ऐसे कह देते कि अरे कोई किसी छोटे बच्चे को देखा, आप जिद कर रहा है, तो जिद का भी एक कारण होता है कि आखिर उसकी जिद क्या है, आखिर वो जिद करके क्या पाना चाहता है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का, यानी कि कोई भी व्यवहार व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, अगर रो रहा है, हंस रहा है, तो हर किसी अभिप्रेरणा की वजह से ऐसा हो रहा है। हर व्यवहार का कोई ना कोई अर्थ होता है। यहां पर इन्होंने पहला पॉइंट ये स्पष्ट किया। दूसरा मनोविश्लेषणवाद में स्पष्ट किया गया कि मनुष्य और पशु समान है। ठीक है, इन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि मनुष्य और पशु दोनों समान है, दोनों में किसी तरीके की कोई भिन्नता नहीं है। मनुष्य कब बनता है? जब वो अपनी मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन करता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों में क्या करता है? अब मूल प्रवृत्तियों की बात आ गई। यहाँ पर मनोविश्लेषणवादियों ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने अच्छा खासा अपनी विचारधारा को रखा है, उस पर क्वेश्चनिंग भी होती है, अभी आगे हम उस पर बात करेंगे। तो मूल प्रवृत्तियां यानी कि जो जन्म से व्यक्ति को मिली हैं, ठीक है, जैसे भूख है, प्यास है, मल मूत्र त्यागना है, काम इच्छा है, तो ये और यही किसमें होती हैं? यही मूल प्रवृत्तियां जन्म के समय किसमें होती हैं? पशु में होती हैं। तो जब मनुष्य और पशु दोनों जन्म के समय समान मूल प्रवृत्तियां उनमें होती हैं, तो दोनों इन्होंने बता दिया समान है। लेकिन जब इन मूल प्रवृत्तियों से आगे बढ़ता है तब मनुष्य क्या बनता है? मनुष्य बनता है। ठीक है, जैसे कि उसके बाद वो और सारे काम, जैसे चलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, खाना बनाना सीखता है, खाना खाना सीखता है, नहीं बहुत सारी जो जन्म के समय उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनसे आगे बढ़ जाता है और मनुष्य पशु से अलग होकर यहीं पर क्या बन जाता है? मनुष्य बन जाता है। ठीक, तीसरा इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व की जो रचना है, मनोविश्लेषणवादियों ने क्या बताया? व्यक्तित्व की रचना किसमें हुई है? कई तहों यानी कि हम परतों, क्या इंग्लिश में कहेंगे? लेयर। ठीक है, कई परतों से बनी है। ठीक है, इन्होंने क्या बता दिया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ऐसा नहीं कि केवल आपने जो देखा उसके आधार पर डिसाइड कर दिया, उसमें कई सारी लेयर्स हैं। और जिसके बारे में इन्होंने बताया कि चेतना के 3 स्तर, ठीक है, व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर, जो इन्होंने लेयर की या परतों की बात की है वो यही पढ़ते हैं, व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर। ठीक है, चेतना के 3 स्तर में इन्होंने बताया चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक, व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर में इन्होंने बताया इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये इतनी कहानी किसकी थी? मनोविश्लेषणवाद की। ठीक है, ये इतनी कहानी किसकी थी? मनोविश्लेषणवाद की, कि व्यक्तित्व
के बारे में अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत आया या एक विचारधारा आई। विचारधारा का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती। विचारधारा का मतलब होता है कि उसमें कई सारे व्यक्ति मिले होते हैं, जुड़े होते हैं और सब मिलकर अपने विचार रखते हैं। ठीक है, उन्होंने सबने मिलकर क्या किया, प्रौढ़ व्यक्तियों पर अध्ययन किया। अध्ययन से जो परिणाम आए, उन परिणामों को के आधार पर 3 बातें इन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट कर दी कि व्यक्ति का कोई भी व्यवहार, हर चीज क्या होता है, बिना मोटिवेशन के कोई भी व्यवहार व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी कि हर व्यवहार मोटिवेशन के द्वारा होता है। और दूसरा क्या है, हर व्यवहार का अपना कोई ना कोई मतलब होता है। मनुष्य और पशु समान है। इन्होंने बता दिया कि जन्म के समय मनुष्य और पशु समान होते हैं, केवल मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन के कारण मनुष्य मनुष्य बन जाता है और पशु पशु रह जाता है। क्योंकि पशुओं में जो जन्म के समय मूल प्रवृत्तियां होती हैं, केवल भूख, प्यास, नींद, कामेच्छा, तो वही रहती हैं। जबकि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियां हैं आयु के आधार पर बदल जाती हैं। व्यक्तित्व की रचना कई परतों या तहों से बनी है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो चेतना है, कॉन्शियसनेस के 3 स्तर होते हैं और व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर होते हैं। इतनी जब बात की तो इस विचारधारा के जो मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्रायड, सीजी, जुंग, एडलर, क्या था कि इनमें विचारों में मतभेद था। यानी कि कुछ किसी बात को स्वीकार कर रहा था, कोई किसी बात को स्वीकार कर रहा था। यानी कि इनमें एक मत नहीं था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके सिद्धांत की, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की। और इतना कुछ आने के बाद जो एक क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादियों में से, इन तीनों में से बात हो रही है कि सबसे व्यवस्थित, सबसे पहला और सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका नाम किसका हम इसमें याद रखेंगे, सिगमंड फ्रायड का। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला व्यक्तित्व का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। क्योंकि ये जो विचारधारा थी, ये कोई अपने कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, लेकिन कहते हैं कि एक प्रॉपर सिद्धांत जो होता है उसके बारे में किसने बात की थी, सिगमंड फ्रायड ने बात की थी। तो आज हम बात किसकी करेंगे, अब हम आज सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज अगर अच्छे से समझनी हो तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अगर आप जान लेंगे, यानी कि मनोविश्लेषणवाद के बारे में, विचारधारा के बारे में बताने का केवल इतना ही मतलब था कि कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, साइको एनालिटिकल थ्योरी या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इसके जन्मदाता कौन थे, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत था, एक बुक थी एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, ये बुक नाम नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत था सिगमंड फ्रायड ने अपनी किस बुक में दिया था, तो एन आउटलाइन ऑफ द साइको एनालिसिस। ठीक, अब हम बात करते हैं, अभी हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट था क्या था कि चेतना के 3 स्तर, चेतना के 3 स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सिगमंड जो फ्रायड थे, इन्होंने सॉरी
क्या अपनी विचारधारा रखी, इसके बारे में इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया। तो इन्होंने चेतना के 3 स्तर जो बताए थे वो था चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इन तीनों के नाम आपको वैसे तो पता होंगे, ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक, कोई भी किताब खोलेंगे नॉर्मली उसमें इस तरीके का एक डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा, ठीक है, कि किसी भी पानी से भरे मान लीजिए बाल्टी है, डब्बा है, और उसमें कोई भी क्या है, बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। जो टुकड़ा दिख रहा है चेतन है, बीच का हिस्सा अर्धचेतन, और जो नहीं दिख रहा है वो अचेतन। एक तरीके से हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क है, जो कुछ भी हम अपने विचारों का हिस्सा, अपने व्यवहारों का हिस्सा दिखाना चाहते हैं, किसको, दुनिया को, समाज को, वो सब क्या है, हमारा चेतन है। और जो भी हम छुपा कर रखते हैं, ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हम उसको बाहर नहीं आने देना चाहते, इस समाज से, दुनिया से, लोगों से, ठीक है, छुपा कर रखते हैं, वो हमारे अचेतन में चली जाती हैं और वो वहीं पर जाकर क्या होने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। जो चेतन और अचेतन के बीच में एक डोर का काम करता है, दरवाजे का काम, यानी कि यहां से कौन सी बात बाहर निकलेगी और कौन सी बात बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। एक तरीके से जब व्यक्ति कोई बात किसी से करनी है, कोई बात बतानी है या अपना कोई व्यवहार प्रदर्शित करना है, तो अर्धचेतन क्या काम करता है। अर्धचेतन पहले तो उसको समझाएगा कि ये समाज, ये बात आपको बाहर निकालनी चाहिए अपने मन से, अपने व्यवहार में प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है और समाज इसको स्वीकार करेगा, लोग इसको स्वीकार करेंगे, आपकी प्रशंसा होगी। और अचेतन क्या करता है, उन्हीं बातों को बाहर निकालता है, ठीक है। और जो बातें सामाजिक रूप से मान्य नहीं होंगी और जिनका विरोध होने की संभावना होती है, तो अर्धचेतन तुरंत उसको रिकॉल करता है कि नहीं नहीं, इस तरीके की बातें आप अपने मन में रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक तरीके की जो कहते हैं ना कि हमारी विचारधारा, हमारे विचार जो क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, किसके डर से, समाज के डर से, कि ये काम असामाजिक हैं, ये अनैतिक इच्छाएं हैं, हमारी ऐसी इच्छाएं, हमारी ऐसी फीलिंग्स जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है, वो जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाती हैं, वो हमारे अचेतन मन में जाकर इकट्ठा हो जाती हैं। तो एक व्यक्ति क्या करता है कि अपने व्यक्तित्व का या व्यवहार का कह लीजिए, अपने मन का कह लीजिए, कि बहुत कम हिस्सा, यानी कि जो अच्छा हिस्सा है, जो हमारी व्यक्तित्व की अच्छी साइड है, वही क्या करता है, समाज में लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, छोटा बनाया गया। और एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि मन में, सब कुछ मन में है, ठीक है, कोई रिलेटिव आया सामने से तो नमस्ते भी हो गया, आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में क्या बोल दिए कि रोज रोज घर आ जाते हैं, ठीक है। तो रोज रोज घर आ जाते हैं, क्या है आपका अचेतन। और नमस्ते किया क्योंकि उस क्या था, हमारे संस्कार प्रदर्शित कर रहा था, सामाजिक रूप से अच्छा था, नैतिक था, और उनको बिठाया हंस के, ये सब हमारा चेतन था। और उनको देखकर, क्योंकि हमारी उनसे बनती नहीं है, हमें वो ज्यादा पसंद नहीं है, तो उनको देखकर हमारे चेहरे पर किसी भी तरीके का नकारात्मक भाव ना आए, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, अर्धचेतन की होती है, कि वो रोकता है कि आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अर्धचेतन एक तरीके से कहिए कि ब्रिज का काम करता है, ठीक है, किसका काम करता है, पुल का काम करता है, जो बातें अचेतन से चेतन में बाहर आएंगी उनके लिए, ठीक। तो ये जो सिगमंड फ्रायड का ने जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा का जो तीसरा पॉइंट था, क्या था कि चेतना के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, ठीक है।
ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं और इनमें ये पूछा जाता है कि चेतन जो पक्ष होता है यानी कि जो भी हमारा व्यवहार, जो भी हम लोगों को दिखा रहे हैं वो सब क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, और जो हमारी भावनाएं, क्वेश्चनिंग हो जाती है कि ऐसी असामाजिक बातें, अनैतिक इच्छाएं, दमित इच्छाएं, हमारी कुंठा, जो हमारे मन जो कभी पूरी नहीं हुई वो कहाँ जाकर क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है। इस तरीके की क्वेश्चनिंग होगी तो वो कहाँ जाकर इकट्ठा हो जाती है, हमारे अचेतन या अनकॉन्शियसनेस में जाकर वो इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो इन्होंने चेतना के 3 स्तर बताए थे, फिर उसके बाद व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर, ये इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। और दूसरा भी इसमें पॉइंट जो है उसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर। ठीक है, ये है इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इदम, अहम, परा अहम। अभी तक कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, जरा सा एटीट्यूड दिखा रहा है, तुरंत बोल देते हैं बड़ा ईगो है इसमें, ईगोइस्ट व्यक्ति है। ठीक है, अब ये क्लास देखने के बाद जो ईगो की डेफिनेशन आपको पता थी वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर चेंज होने वाली है। ठीक है, ये चेतना के 3 स्तर और व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर, ये तीनों का आपस में कनेक्शन है। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में, बहुत बारीक चीजें पूछी जाती हैं लेकिन बहुत सरल होती हैं अगर एक बार आपने उनको ध्यान से पढ़ लिया। ठीक, सबसे पहले तो व्यक्तित्व संगठन, इन तीनों में क्या होता रहता है, आपस में संघर्ष होता रहता है। संघर्ष यानी मानसिक संघर्ष, मन ही में सोच रहे हैं। और क्वेश्चनिंग होती है इदम या इड किसके लिए काम करता है, तो इड जो होता है वो पूरी तरह से अचेतन के लिए काम करता है यानी कि अनकॉन्शियसनेस के लिए काम करता है। ईगो चेतन और अचेतन दोनों के लिए काम करता है। ये चेतन प्लस अचेतन, और ये पूरा चेतना के लिए काम करता है, चेतन मन के लिए काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर ये अचेतन के लिए काम करता है, ठीक है, यानी कि ऐसे मन के हिस्से के लिए काम करता है जिसमें बातें आप छुपा कर रखते हैं, जो दिखाते नहीं हैं अगर ये उनके लिए काम कर रहा है तो यहां पर क्या बताया था कि अचेतन में जो बातें जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, असामाजिक। यहां से सीधा सीधा जोड़ दीजिए कि अगर ये इट जो होता है ये पूरी तरह से इसमें कौन सी बातें असामाजिक हो गई और दूसरी अनैतिक हो गई। कोई भी काम आपके सामने आया, कोई भी समस्या आई आपके सामने, आप इस जो इड का जो पूरा का पूरा आधार होता है, ये क्वेश्चनिंग पूछी जाती है इड का आधार क्या है, तो इसका आधार होता है सुख। ठीक है, हर हालत में चाहे काम असामाजिक हो, अनैतिक हो, चाहे काम करने वाला हो या ना हो, हर हालत में हमारा इड जो होता है हमें फोर्स करेगा और क्या बताएगा कि आपको हर तरीके से केवल और केवल किसकी प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है, चाहे वो काम नैतिक नियमों के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, आपको हर तरीके से सुख की या आनंद की, ठीक है, सुख, आनंद और संतुष्टि के
बारे में सोचना है, उसके लिए काम करना है, और ये किसी भी तरीके का तनाव नहीं लेने देता व्यक्ति को। ठीक, अब यहाँ से जितनी भी बातें लिखी हैं यहीं से क्वेश्चनिंग होती है। सबसे पहले तो बात होती है कि जो इड होता है, या सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व संगठन के 3 स्तर के बारे में बताया कि इदम जो होता है वो चेतना के किस स्तर से संबंधित होता है। तो इदम चेतना का जो तीसरा स्तर है यानी अचेतन, उससे संबंधित होता है। और इसका आधार क्या होता है, इड का आधार क्या, ये क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, इड का आधार क्या है? तो इड का आधार ये है सुख, आनंद और संतुष्टि। काम करने लायक है, नहीं करने लायक है, करना है, नहीं करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर हमको गलत काम करने में संतुष्टि मिल रही है, आनंद आ रहा है, हमको सुख का अनुभव हो रहा है, तो इड हमें फोर्स करता रहता है और हम गलत काम करते रहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है ईगो। अब चूंकि ये चेतन क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, ठीक है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, दोनों के सामंजस्य के लिए काम करता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती है, किसके ऊपर? ईगो के ऊपर व्यक्ति के सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने ईगो में क्या कर लिया, किसी भी व्यक्ति ने अगर चेतन और अचेतन में सामंजस्य स्थापित कर लिया, ठीक है, सामंजस्य स्थापित कर लिया, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को सुसमायोजित व्यक्तित्व का कहा जाता है। सुसमायोजित व्यक्तित्व, ठीक है, क्योंकि वो ये सीख गया है कि समाज में रहना है तो किन बातों को छुपाना है, किन बातों को दिखाना है, और इन दोनों में तालमेल किस तरीके से स्थापित करना है। इसलिए उसका व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व वाले, सुसमायोजित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, और अगर कोई सामंजस्य नहीं बिठा पाता, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इन दोनों में सामंजस्य नहीं स्थापित करता, उसका जो अचेतन की जो कहते हैं ना कि समाज विरोधी जो बातें हैं, गतिविधियां हैं, वो क्या होता है, उसके व्यवहार से प्रदर्शित होती रहती है और बाहर वो उनका दिखाने लगता है। तो लोग क्या कहने लगते हैं कि क्या होता है, ये इसका व्यक्तित्व कैसा है? कुसुमायोजित। जैसे देखिए जो क्रिमिनल्स लोग होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो उनका जो अचेतन होता है वो अपने अंदर की जो बातें, यानी कि जो समाज विरोधी चीजें होती हैं या जो अनैतिक बातें होती, हमारा जो समाज है वो कुछ नियमों के आधार पर बना हुआ है और उन्हीं नियमों का पालन करते हुए समाज में एक तरीके का सामंजस्य बना हुआ है। कुछ नियम कानून बनाए गए कि इनके आधार पर हम काम करेंगे और इनके आधार पर हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो अच्छे काम है उनको बताया गया कि हाँ व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि समाज में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं। और आप अगर बात करें अपने देश की, तो हर जगह का जो रहन सहन है, खान पान है, पहनावा है, सब कुछ अलग है। ठीक, तो अगर हमें समाज में रहना है तो समाज के नियम, कानून और सिद्धांतों को मानते हुए समाज में रहना पड़ेगा। और जो लोग इनको मानते हैं वो अच्छे व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं और जो लोग उनको नहीं मानते हैं वो कुसुमायोजित व्यक्तित्व वाले लोग कहलाते हैं। ठीक है, अब ईगो का आधार क्या होता है? ईगो का आधार होता है, ये वास्तविकता से संबंधित होता है। वास्तविकता क्वेश्चनिंग होती है, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। सबसे पहले तो जो ये 3 पॉइंट बताए हैं, ईडीगो, सुपर ईगो, ये अचेतन से संबंधित होता है। ये ईगो जो है चेतन अचेतन दोनों से संबंधित होता है, और सुपर ईगो किससे संबंधित होता है? चेतन मन से संबंधित होता है। ठीक है, और इड का जो आधार है वो सुख है, आनंद है, संतुष्टि है। ये एक तरीके का ग्राफ आप बना लीजिए कॉपी में, अब सीधा सीधा लिख डालिए इसको और इसको याद कर डालिए। ईगो का जो आधार है वो वास्तविकता से संबंधित होता है, यानी कि जो वास्तव में सही है वही काम हम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुपर ईगो की, परा अहम। अब परा अहम को
चेतन मन से क्यों संबंधित किया गया है? चेतन मन का क्या काम होता है? सही बातों को प्रदर्शित करना, सही बातों को प्रदर्शित करना, ठीक है। वही बातें हम दिखाएंगे अपने मन से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, उन्हीं बातों को निकालेंगे जो सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है, उपयोगी है। तो सुपर ईगो क्या कहेगा कि कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जो सामाजिक होगा और नैतिक होगा, ठीक है। इस तरीके के काम जो समाज में रहकर क्या करते हैं, जिनको मान्यता मिली है, जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो नियम हैं, ये उनसे काम करता है, ठीक है। मन में चाहे हम किसी के लिए कोई भाव रखें, जैसे कि सुपर ईगो का अभी एग्जांपल जो दिया था रिलेटिव वाला, कि कोई जानने वाला हमारा है जिसको हम पसंद नहीं करते, लेकिन इड क्या कहेगा कि इसको गाली देने में अगर हमें खुशी मिल रही है तो इसको गाली दे दो। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले इसने मुझे गाली दी थी, ठीक है। ईगो कहेगा कि व्यक्ति को देखकर क्या है, गाली देने से अच्छा है कि इसको अनदेखा कर दो, ठीक है। गाली देने से अच्छा है कि इसको अनदेखा कर दो, कट कर निकल जाओ यहां से। और सुपर ईगो क्या कहेगा कि इसने मुझे गाली दी, लेकिन मेरी नैतिकता, मेरी परवरिश, मेरी सामाजिकता मुझे यही कहती है कि ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर इन्होंने मुझे गाली दी कोई बात नहीं, आप उनसे नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे और मुस्कुराते हुए आगे निकल जाएंगे। तो ये सुपर ईगो यही काम करता है कि जो बातें सामाजिक रूप से ठीक हैं, नैतिक हैं, उन्हीं को प्रदर्शित करने के बारे में व्यक्ति को बताता है, ठीक है। अब इनका आधार क्या होता है? सुपर ईगो का जो आधार है, जो अभी आपको बताया, सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा, ठीक है। तो क्या हुआ कि तीनों का आपको समझ में आ गया। तीनों का आधार, इसका आधार सुख, आनंद और संतुष्टि है। ईगो का आधार वास्तविकता है और सुपर ईगो का आधार क्या है? सामाजिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप कार्य करना, ठीक है। ये तो हो गई इनके तीसरे नंबर के पॉइंट के बारे में, ठीक है। अभी इनको ने जो 2 पॉइंट और बचे हैं उनके बारे में भी अच्छी खासी बात कही है। वो एक्चुअली बोलने को, बताने को तो मैं आपको बता दूं आगे, ठीक है, लेकिन क्लास 1-1.5 घंटे लंबी चली जाएगी क्योंकि 2 पॉइंट अभी डिस्कस करने, क्लियर करने हैं। आज आप इतना देखिए, अपने नोट्स में जो आपके नहीं है उसको शामिल करिए। क्वेश्चनिंग कहाँ कहाँ से होती है, कौन कौन सा कीवर्ड आपको पकड़ के रखना है, ये आपको बता दिया है। और 2 पॉइंट के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और चूंकि विस्तार से करेंगे और अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे लेकिन विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लाभ हो रहा होगा, और अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ ये काम आप कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।